खत्म भी हो गया, और उस हिसाब से उनको एक रिकमेंडेशन देना था जो उन्होंने दिया नहीं, और वो आज तक जारी है। अगर आर्टिकल 370 को हम माइन्यूटली एनालाइज करें तो इसमें आर्टिकल 1 में 370 सबसेक्शन 1 में आर्टिकल 238 शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर है। तो 238 आज के डेट में अवेलेबल है नहीं, क्योंकि 238 में पूरे रजवाड़ों को दो भागों में बांटा गया, एक ब्रिटिश डोमिनियन और दूसरा जो देसी रियासत थे। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में आया, और आज के डेट में ये है नहीं कि कोई भी इस आधार पे है, और इसीलिए 371A जो है वो कंप्लीटली रिडंडेंट और इरिलेवेंट है, मतलब वो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। 371B 370 कहता क्या है, लेट अस एनालाइज दैट, कि कई लोगों को लगे कि 370 के तहत ही कोई स्पेशल पावर है। 370 एक एडिशनल लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। आप सबको पता है कि पूरे देश में सभी राज्यों में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे भारत के पार्लियामेंट को बनाने का अधिकार है, स्टेट लिस्ट पे विधानसभा को बनाने का अधिकार है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लोग बना सकते हैं। 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट लिस्ट है वो काफी छोटा हो गया, काफी बड़ा हो गया, और यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें चीजों को छोड़ करके उनसे कंसल्टेशन और कंकरेंस की बात है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 विषयों को लेकर के भारत में विलय की बात है, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की संसद कोई भी कानून इन 3 विषयों को लेकर के बना सकती है, केवल कंसल्टेशन की जरूरत है। जम्मू कश्मीर राज्य के सरकार के कंकरेंस की जरूरत नहीं है। इन 3 विषयों को छोड़ करके अगर कोई भी कानून जम्मू कश्मीर के लिए भारत के पार्लियामेंट को बनाना है तो उनके कंकरेंस की जरूरत है। अगर आर्टिकल 370 को देखें तो इतनी ही बात है कि अगर 3 विषय पर बनाना है तो हमें कंकरेंस की जरूरत है, और इन विषयों को छोड़ करके किसी भी 3 विषयों पर बनाना है तो कंसल्टेशन की जरूरत है, और इन 3 विषयों को छोड़ करके अगर किसी भी विषय पर कानून बनाना है जम्मू कश्मीर को लेकर के तो कंकरेंस की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात है। जितनी भी बातें आगे जो हुई है वो 370 में इसके बारे में कुछ भी नहीं है, जिस पर मैं आऊंगा इंप्लीकेशंस की बात, कि आखिर 370 की वजह से क्या क्या भारत के लोगों और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, वो इंप्लीकेशंस में मैं अभी उस विषय पर आऊंगा। तो अगर आप देखें तो उस वक्त 370 जब बना, उस वक्त केवल इतनी सी बात थी कि अगर इन 3 विषयों को छोड़ करके कुछ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट से हमको कंकरेंस की जरूरत है। इसके सिवाय 370 में कुछ भी नहीं ऐसा था जिस वजह से कोई और एनोमलीज क्रिएट होती। बाद में ऐसी घटनाएं हुई 370 के नाम पे, जो फ्रॉड शुरू हुआ इंडिया में, जिस वजह से और सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती गई। किसी एक आदमी को खुश करने के लिए बहुत सारी ऐसे डिसीजंस लिए गए जिस वजह से 370 के नाम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई। अगर 371D जो मैं अभी आपसे बात कह रहा था कि दी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द स्टेट, तो आर्टिकल 1 वैसे ही अप्लाई होता है। ये आर्टिकल जो है ना वो कंक्लूसिवली, आर्टिकल 1 कंक्लूसिवली डिक्लेयर दैट जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर यहां कुछ लिखा होता कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एनीथिंग, नथिंग रिटन, इट इज एज इंटीग्रल एज एनी अदर स्टेट। 371D इट टॉक्स अबाउट कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी ऑर्डर इंप्लीमेंट करा सकते हैं विथ सच मॉडिफिकेशन। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में है वो कंसल्टेशन के साथ कर सकते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं है वो कंकरेंस के साथ कर सकते हैं। एक बात समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा एक विषय होता कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई डिफरेंट प्रोविजंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत के संविधान में। ऐसा है कि कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं किया गया, केवल यह कहा गया कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा और 3 विषयों के लिए कंकरेंस कंसल्टेशन की जरूरत है और रेस्ट विषय के लिए कंकरेंस की जरूरत है। इसके सिवाय अगर आप देखें तो मेरी समझ से जो लिस्ट बने तो यूनियन लिस्ट काफी कंसाइज हो गया और स्टेट लिस्ट काफी बड़ा हुआ। इसके सिवाय 370 को पढ़ने से कहीं से कोई भी दूसरी सोच या दूसरा थॉट ऐसा नहीं आता है, क्योंकि अगर हमारे फ्रेमर्स के दिमाग में, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के दिमाग में कुछ होता कि आगे चल करके भी इसको ऐसा ही रखना है, तो वो उस वक्त इसको लिखते थे कि 370 जो है वो एमेंडेबल नहीं होगा या ये टेम्पोररी नहीं, ये परमानेंट प्रोविजंस है। मैं आपको जम्मू कश्मीर के संविधान में से 3 सेक्शंस केवल पढ़ के सुनाऊंगा जो इस बात में एक्सेप्ट करते हैं कि जो भारत का संविधान है उसकी सुपरमेसी है हमारे संविधान से। अगर ऐसा नहीं होता तो जब उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहा था तो वो कह सकते थे कि ये जो आर्टिकल 370 है परमानेंटली रहेगा या नहीं परमानेंटली रहेगा। इसके लिए उनके पास एक अधिकार क्षेत्र था जिनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर भारत के संविधान एक्चुअली उनको इंपावर किया गया था कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो तो आप रिकमेंड करें भारत के प्रधानमंत्री को कि आप इस आर्टिकल को खत्म किया जाए या आप कोई मॉडिफिकेशन के साथ रखिए या आप इसको एडिशन के साथ रखिए। लेकिन ये तीनों विषय इसमें लागू नहीं किया गया और इस वजह से ये सारी एनोमली क्रिएट हुई। अगर ये तीनों में से कुछ भी होता, अगर या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिसीजन लेते कि नहीं इसमें इन चीजों को हटा देते हैं या इन चीजों को ऐड करते हैं, लेकिन बिना ऐसे कुछ किए हुए जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उन्होंने अपने आप को भंग कर दिया, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और आज के डेट में ये स्थिति जस की तस, जो इंटरिम प्रोविजंस था, जो टेम्पोररी प्रोविजंस था, वो आज के डेट में हमारे संविधान का परमानेंट प्रोविजन बनकर रह गया। 1964 में इस बात पे डिबेट हुई, सारी पॉलिटिकल पार्टी तैयार थी कि आप इसको खत्म कर दीजिए, लेकिन चूंकि वो प्राइवेट बिल था, मतलब कांग्रेस के लोगों ने भी भाषण दिया, वो आप देख सकते हैं कि चलिए इसको खत्म करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्राइवेट बिल है इसीलिए हम लोग अपना बिल लाएंगे, सरकार बिल लाएंगे और खत्म हुआ। और आज तक 1964 के बाद आज हम लोग 2014 में है, अभी तक इसके खत्म होने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं जो आपको बस वो सेक्शन एक बार पढ़ के खाली सुनाता हूं कि 370(3) क्या कहता है। Anything in the foregoing provision of this article 370, the president may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modification and from such date as he may notify। ये 370 सबसेक्शन 3 का है कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार था। केवल उन्होंने एक प्रोविजन में कहा कि provided that the recommendation of the constituent assembly of the state referred in clause 2 shall be necessary before the president issue such notification। तो मेरी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की बनी थी उनके संविधान के लिए, उनके कार्य क्षेत्र में यह था कि बिफोर वाइंडिंग अप दे शुड हैव रिकमेंडेड समथिंग। व्हेन आई वाज रीडिंग टुडे मॉर्निंग आई फेल्ट कि आखिरकार जब उनके ऊपर ये तो 1950 से पहले था, उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस बाद में शुरू हुआ, तो उनको ये वाइंडिंग अप करने से पहले अपना ओपिनियन इस विषय पर देना था कि क्या वो ये चाहते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन हो, कोई एक्सेप्शन हो या इस आर्टिकल को खत्म किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन उनको करना था। लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थिति जैसी भी थी वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपना संविधान भी बनाया और उन्होंने बिना इस विषय पर कोई भी ओपिनियन दिए हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी भंग कर दिया। और आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं। दैट मीन्स कि एज ए लॉयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है कि आज के समय में अगर चाहे भारत के राष्ट्रपति एडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो इस आधार पर 370 सबसेक्शन 2 पर वो 370 को हटा सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई अपना ओपिनियन उस समय नहीं दिया, दैट मीन्स एक ओपिनियन ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने वो सारे राइट्स राष्ट्रपति को दे दिए, या तो वो वाइंडिंग
अब करने से पहले कहते कि जब हमको ओपिनियन देना होगा तो हम देंगे या हम रिकन्वीन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बार बार नहीं बनती। भारत के संविधान के इतिहास में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान देश को सौंपा और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के संविधान मेकिंग में भी एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और धारा 370 के तहत it was a duty incumbent upon the constituent assembly to give some opinion, either remove this article or some exception or some modification. They did not do that. Means they have surrendered their right to president. So in my personal view, president can today also remove this article. That is first. Second, बार बार बात होती है कि 370 हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता। अभी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अगर 370 को हटाया तो भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में लिंक टूट जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आता कि 370 का निर्माण तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ 1950 में, लेकिन भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को बन गया। तो अगर मान लीजिए 370 नहीं 369 होता तो क्या हम कह सकते थे कि इसके बिना वो हमारा अभिन्न हिस्सा नहीं है? 26 अक्टूबर 1947 को हमारा अभिन्न हिस्सा हो गया, तो आज उसको हटाने पर या तो प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू हटाया जा सकता है, या हमारे संविधान में आर्टिकल 368 है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस दोनों तरीके से धारा 370 को हटाया जा सकता है। और धारा 370 एक इंटरिम प्रोविजंस था, इसका स्पेशल वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 कोई स्पेशल राइट्स क्रिएट नहीं करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर J&K पीपल। और इस पर जितनी भ्रांतियां हैं, इस भ्रांतियों के बारे में जितने लोग इसकी तह तक जाएंगे, क्योंकि जब मैं लॉ का विद्यार्थी था बहुत सारे जजेस भी वो इसको देखते हैं, वो समझते हैं अच्छा स्पेशल प्रोविजन है तो इट हैज स्पेशल स्टेटस। सो इन माय व्यू आर्टिकल 370 इज ए टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल, देयर इज नो स्पेशल स्टेटस, ओनली एडिशनल लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म के तहत दिया गया उनको, एज वेल एज पार्लियामेंट बोथ कैन amend this provision and remove this provision from the Constitution of India. आर्टिकल 370 पर जो मैंने अभी बात की, अभी इसमें कहीं भी ये नहीं आया कि जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि पूरे देश का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट में। जम्मू कश्मीर में आप चाहें कोई उत्तर प्रदेश का आदमी मुंबई में भी घर खरीद सकता है, कन्याकुमारी में भी खरीद सकता है, कन्याकुमारी का आदमी दिल्ली में घर खरीद सकता है, लेकिन आप और हम आज जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। हम वहां के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा क्या हुआ? ये जो 3-4 विषय हैं, इन विषय से लगता है कि वो हमारा जो स्टेटस है और जो जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटस है उसमें एक डिफरेंस है, और इससे ये भावना बलती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई स्पेशल स्टेटस दिया गया। अगर आप ये देखें तो 370 के किसी भी वर्ड से, किसी भी शब्द से ये कोई भी चीजें नहीं आती सामने। तो ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि इन सब विषयों पर जो भारत के लोग थे उनके अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आप सबको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कोर्ट जो एडीएम जबलपुर वर्सेस इंदिरा गांधी, जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस था कि इवन इमरजेंसी में भी आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते, हैबियस कॉर्पस को नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1950 के बाद कि जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डू बिजनेस एट एनी प्लेस, राइट टू सेटल इज पार्ट ऑफ बिजनेस, कि ऐसा क्या हुआ कि हम आज के डेट में जो 2 क्लास ऑफ सिटीजन इंडिया में क्रिएट हो गया, एक जिसमें से मैक्सिमम लोग हैं यहां हम, और दूसरे जिनके पास पीआरसी जम्मू एंड कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की जिनकी पीआरसी है वो मुंबई, बड़ौदा, भरूच कहीं भी जमीन खरीद सकते, लेकिन हमारी जो भारत की नागरिकता है वैसे लोग जिनके पास पीआरसी है वहां ऐसी चीजें नहीं कर सकते। जितनी मैंने बात की उससे तो कहीं होता नहीं है कि ऐसा कुछ था। एक्चुअली हुआ क्या कि 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ और जिसके तहत भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 35 कैपिटल ए। पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर केवल आर्टिकल 368 में है, और बिना आर्टिकल 368 के रूट को फॉलो किए हुए
एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक भारत के संविधान में एक संशोधन हो जाता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत संशोधन हो गया, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में। किसी भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई, आज हम एक अमेंडमेंट करें, एक लॉ बनाते हैं, उस पर कई कमिटियों से पास होता है लॉ, मैं अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। बाद में लॉ इतना डेवलप हुआ कि यह हुआ कि 368 के पास संविधान के किसी भी हिस्सों को अमेंड करने का अधिकार है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते। तो क्या भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? राइट ऑफ इक्वलिटी क्या संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता? क्या आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत पार्लियामेंट को राइट को कंट्रोल लिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसी घटना एक 1954 में इस ऑर्डर के तहत हुई, लेकिन उस समय समाज, मतलब आज अगर ऐसी कोई घटना हो तो एक दिन में 10 पिटीशन देश के 10 डिफरेंट कोर्ट्स में फाइल होंगे कि ये जो अमेंडमेंट है ये नलिटी है। 1954 में उस ऑर्डर के तहत 35A इंक्लूड किया गया और उस 35A के तहत ये जम्मू कश्मीर के सरकार के हाथ में अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया कि आप डिसाइड करिए कि हु विल बी योर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। दो अधिकार उनको दिया गया 54 में कि यू डिसाइड द क्लास ऑफ पर्सन हु आर और शैल बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ए में और बी में उन्होंने कहा कि कन्फरिंग ऑन सच परमानेंट रेसिडेंट्स में स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज imposing upon other persons any restrictions like employment under the state government, जो मैंने अभी बात कही कि पहले उनको अधिकार दिया गया कि आप डिसाइड करिए कि आपके यहां परमानेंट रेसिडेंट कौन होगा, और फिर आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेटलमेंट इन द स्टेट्स एंड राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म्स ऑफ एड एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड। ये जितनी सारी आप जो उसके इंप्लीकेशंस की हम चर्चा करते हैं, वो सब इंप्लीकेशन आर्टिकल 35A के इंक्लूजन से हुआ, क्योंकि आर्टिकल 370 में तो ऐसा कहीं नहीं था कि कौन आदमी वहां जमीन खरीद सकता है और कौन नहीं खरीद सकता, कौन लोग जॉब कर सकते हैं, कौन लोग जॉब नहीं कर सकते। जब ये आया, इस वजह से दो क्लास क्रिएट हुआ।